हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का 2023-24 सेशन के ऑड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को हम आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंटैक्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंटैक्स इन द प्रोग्रामिंग। सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स हमको ये बताता है कि हम अपने प्रोग्राम में वैलिड स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, वेरिएबल को कैसे लिखते हैं एंड फंक्शंस को कैसे लिखते हैं। अगर इसको हम गलत लिखते हैं देन हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर समझ नहीं पाएगा और वहां पे हमारा एरर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है इंटीजर a, b। यहाँ पे अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, इट मीन्स हमने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कराने के लिए सेमीकोलन का यूज यहाँ पे नहीं किया है। किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर a, b और सेमीकोलन को नहीं लगाया है, देन यहाँ पे कंपाइलर हमारा एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ। तो सिंटैक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिंटैक्स हम नहीं लगाएंगे देन हमारा कंपाइलर इस कोड को समझ नहीं पाएगा और वहां पे हमारा एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द मेमोरी हायरार्की अकॉर्डिंग टू एक्सेस टाइम। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी पाए जाते हैं उसकी हमने यहाँ पे हायरार्की एक बना रखी है। सीपीयू रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है एंड मैग्नेटिक टेप है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सेस टाइम होता क्या है। एक्सेस टाइम इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम व्हेन अ रीड राइट रिक्वेस्ट इज मेड and when the data actually becomes available. It increases as we move from the top to the bottom of the memory hierarchy. तो यहाँ पे CPU रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है एंड सबसे ज़्यादा हमारे मैग्नेटिक टेप का होता है, यानी हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो ये हमारा CPU रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम, उसके बाद कैश मेमोरी का उससे ज़्यादा, मेन मेमोरी का उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हमारे मैग्नेटिक टेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर हमारा एक सिंबल होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये हमारे एक ऑपरेंड के आगे या पीछे, दो ऑपरेंड्स के बीच में या तीन ऑपरेंड्स के बीच में हमारा लगा होता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है C इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो प्लस हमारा ऑपरेटर है एंड A एंड B हमारे क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंडीशनल ऑपरेटर विथ एन एग्जाम्पल। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में हमारे दो ऑपरेटर एंड तीन ऑपरेंड्स होते हैं। इसमें जो पहला हमारा ऑपरेंड होता है वहाँ पे कंडीशन को हम लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा दूसरा ऑपरेंड हमारा एग्जीक्यूट होता है। अगर ये फेल हो जाता है तो तीसरा हमारा ऑपरेंड एग्जीक्यूट होता है। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा पहला ऑपरेटर है, इसके अंदर कंडीशन लिखा रहता है। ये हमारा पहला ऑपरेंड है। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है देन ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फेल होता है तो ये एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम दो ऑपरेटर का यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन मार्क होता है और दूसरा हमारा कोलन होता है। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम में लिखा गया है m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 4 है और यहाँ पे हमने चेक किया है m ग्रेटर देन n। अगर ये करेक्ट होगा तो प्रिंट करेगा m इज ग्रेटर देन n, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा n इज ग्रेटर देन m। तो यहाँ पे हमारे m की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ जाएगा m इज ग्रेटर देन n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लूप के अंदर a की वैल्यू 6 दी गई है और b की वैल्यू 4 दी गई है, यानी यहाँ पे दो इनिशियल वैल्यू दिए गए हैं, a की 6 एंड b की 4। इसके बाद ये लूप चला है a लेस देन इक्वल्स टू 24 एंड a की वैल्यू को 6 से हमने इंक्रीमेंट किया है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। इसके अंदर हमने किया है इफ a mod b इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी एंड b की वैल्यू 4 आएगी। इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है इसलिए ब्रेक नहीं होगा। फिर लूप आगे बढ़ेगा, a की वैल्यू 6 से इंक्रीज हो जाएगी तो a की वैल्यू अब 12 हो जाएगी। तो 12 mod 4 हम निकालेंगे क्योंकि b की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और यहीं पर ये ब्रेक कर जाएगा। अब जब a की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू हमारी, क्योंकि A6 ऐड हुआ था तो ये A की वैल्यू 12 हो चुकी थी तो यहाँ पे 12 हमारी वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगी। आउटपुट प्रेडिक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बेस वैल्यू इन रिकर्सिव फंक्शन। When function call itself, it is called recursion. There are two types of recursion. First one is the direct recursion. It means when function call itself, it is called direct recursion. And second one is the indirect recursion.
व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनडायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन। जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं तो एक बेस वैल्यू हम जरूर लिखते हैं, बेस वैल्यू पे ही जाके वो रिकर्सन हमारा स्टॉप होगा। अगर हम बेस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे देन वो हमारा इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। इसीलिए बेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हुआ तो फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 और ये वैल्यू हमारी फैक्टोरियल 1 तक जाएगी और 1 हमारा यहाँ बेस वैल्यू होगा, 1 की वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो यहाँ पे हमको शो करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। अगर ये शो नहीं करेंगे तो ये हमारा आगे तक चलता रहेगा और ये कभी भी हमारा स्टॉप नहीं होगा। तो बेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस हमारे रिकर्सिव फंक्शन में ये है कि ये हमारे जो भी हमारा फंक्शन चल रहा है उसको स्टॉप करने या रोकने के काम आता है। इसीलिए हम रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉपिंग पॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द कोड। यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। यहाँ पे a की वैल्यू 12 दी गई है और इसके बाद लिखा है void स्टार ptr इज इक्वल टू इंटीजर स्टार एंड a और यहाँ पे स्टार ptr की वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो हमारा एरर आएगा क्योंकि हमारे ptr का जो है कोई यहाँ पे टाइप नहीं है और void की कोई साइज हमारी डिफाइंड नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर एरर आएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टोरेज क्लास यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन सी प्रोग्रामिंग। अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं देन केवल उसके डेटा टाइप को लिख देना ही सफिशिएंट नहीं होता है। हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी लाइफ क्या है और वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको स्टोरेज क्लास देता है। तो स्टोरेज क्लास टेल्स अस अबाउट द डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप, लाइफ ऑफ अ वेरिएबल एंड वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। किसी भी प्रोग्राम में स्टोरेज क्लास लिखना कंपल्सरी नहीं होता है। कंपाइलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली स्टोरेज क्लास को ले लेता है। स्टोरेज क्लास हमारे 4 तरीके के होते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एग्जामिनेशन में जब भी आएगा तो इन चारों जो हमारे स्टोरेज क्लास हैं उसको हम चारों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, इसके कीवर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद एक एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का कीवर्ड होता है ऑटो और इसका जो स्टोरेज स्पेस होता है वो होता है रैम या मेमोरी। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। स्कोप इसका लोकल होता है और लाइफ टाइम विद इन फंक्शन होता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की तो इसका कीवर्ड एक्सटर्न होता है, इसका स्टोरेज स्पेस भी रैम होता है और डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है। स्कोप ग्लोबल होता है और इसका लाइफ टाइम होता है till the control of the main program may be declared anywhere in the program. इट मीन्स इसकी वैल्यू ग्लोबल होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसका कीवर्ड स्टैटिक होता है, स्टोरेज प्लेस इसका रैम होता है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है एंड स्कोप इसका लोकल होता है एंड लाइफ टाइम इसका होता है टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम रिटेन्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। लास्ट है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसका कीवर्ड रजिस्टर होता है, इसका स्टोरेज प्लेस हमारा रजिस्टर होता है, इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है और स्कोप इसका लोकल होता है और लाइफ टाइम इसका विद इन द फंक्शन होता है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास में हम किसी भी फॉर लूप का एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बार बार चेंज होती है इसीलिए हम इसके वैल्यू को स्टोरेज प्लेस का रजिस्टर रखते हैं। इस टॉपिक के फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहाँ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने हर एक स्टोरेज क्लास का प्रोग्राम भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन विद द प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। टाइप कन्वर्जन इन सी लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। ये 2 तरीके का होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, यानी यहाँ पे यूजर का कोई रोल नहीं होता है, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है। इसका कन्वर्जन हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ होता है। इट मीन्स हम इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को डबल में, डबल को लॉन्ग डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इंटीजर टाइप की एक वैल्यू x,
यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है। कैरेक्टर टाइप की एक वैल्यू है, इसको सिंगल कोट के अंदर a लिखा हुआ है। फिर हमने लिखा है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो y यहाँ पे हमारा एक कैरेक्टर है। जब हम इसको ऐड करेंगे इंटीजर वैल्यू के अंदर, स्मॉल a की आज की वैल्यू 97 होती है, तो x के अंदर ये 97 जोड़ देगा यानी 10 के अंदर, और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 107। इसी तरीके से अगर यहाँ पे फ्लोट z इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.0 दिया गया है, तो जब हम z में x की वैल्यू को ऐड करेंगे, x की वैल्यू 10 आएगी तो z की वैल्यू हमारी 11.0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमारा इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन हो रहा है। ये दोनों कन्वर्जन कंपाइलर के थ्रू ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं और ये यूजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। इसका सिंटैक्स होता है टाइप एंड एक्सप्रेशन, यानी जिस वैल्यू को भी कन्वर्ट करना है जिसमें, उसके टाइप को हम उसके आगे लिख देते हैं और वो हमारा टाइप कन्वर्जन परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया है x और इसकी वैल्यू 1.2 है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो हम यहाँ पे x के आगे इंटीजर लिख देंगे, तो ये x वाली वैल्यू अब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 1.2 की जगह पे ये केवल 1 वैल्यू लेगा इंटीजर, और 1 + 1 जब सम की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है वो एक्सप्लिसिट हो रहा है, यूजर हमारा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है और इसको प्रिंट कराना है। एक पैटर्न का प्रोग्राम एग्जामिनेशन में जरूर आता है, तो इस पैटर्न को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके करेंगे। सबसे पहले इस वाले कोड को हम लिख लेंगे, उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसके लिए हम कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल i एंड j ले लिए, फॉर लूप चलाए 1 से लेकर के 4 तक, क्योंकि ये हमारा 1 2 3 4 है और इसके अंदर 1 then 2 then 3 then 4 है, इसलिए हमने 1 से लेकर के 4 तक लूप चलाया है। देन इसके अंदर j वाला कॉलम वाला लूप चलाया है 1 से लेकर के i तक, और सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया स्टार, यानी जैसे ही 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे j के अंदर 1 आ जाएगा और एक बार स्टार प्रिंट कर जाएगा। देन i की वैल्यू 2 आएगी तो 2 बार प्रिंट कर जाएगा। लाइन हम चेंज करते रह रहे हैं, इसलिए हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार प्रिंट करके आएगा। /n जब भी रो हमारा चेंज होगा तो लाइन को चेंज कर देगा, यानी i की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे एक बार हमारा स्टार प्रिंट करेगा, उसका लाइन चेंज हो जाएगी, i की वैल्यू 2 आएगी तो ये 2 बार स्टार प्रिंट करेगा, देन लाइन चेंज करेगा। इस तरीके से 1 से लेकर के 4 तक स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद नीचे के लिए हमने कोड लिखा है, i की वैल्यू 3 से लेकर के i > 1 तक चलाया है और i माइनस किया है, और इसके अंदर j वाला लूप चलाया है, j की वैल्यू 1 से लेकर के j <= i एंड j++ किया है। तो j की वैल्यू 3 आएगी तो यहाँ 3 जाएगा, लूप हमारा 1 से लेकर के 3 तक चलेगा और 3 टाइम हमारा स्टार प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे इसके लिए हमने कोड लिखा है, तो 3 टाइम स्टार प्रिंट करेगा, फिर हमारा j की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 टाइम प्रिंट करेगा, देन 1 टाइम प्रिंट करेगा। देन इसके बाद i की वैल्यू घट जाएगी तो ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम स्टार प्रिंट करेगा, देन 1 हो जाएगा, 1 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। फिर हमने यहाँ पे गेट cs लगा करके प्रोग्राम को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 1 से लेकर के 4 स्टार प्रिंट करेगा बढ़ते हुए क्रम में, देन 3 से लेकर के 1 तक प्रिंट करेगा घटते हुए क्रम में, और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न प्रिंट होकर के आ जाएगा। पैटर्न के प्रोग्राम के वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू द यूजर चॉइस विद द प्रोसेस इन विच द फंक्शन कॉल इटसेल्फ। इट मीन्स हमको रिकर्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को करना है। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची नाम का एक फंक्शन बना रखा है, इसके अंदर n वैल्यू पास किया है। अगर इसकी वैल्यू 0 या 1 है तो वो रिटर्न करेगा n, मीन्स अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1 रिटर्न करेगा। एल्स ये हमारा रिटर्न करेगा फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने n एक वेरिएबल लिया है, फिर हमने इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू को प्रिंट कराया है। फिर फिबोनाची सीरीज को हमने प्रिंट कराया है, तो लूप हमने 0 से लेकर के i <n++ चलाया है। तो ये 0 से लेकर के जहाँ तक हमारा सीरीज चलाना है उससे एक कम तक चलेगा, क्योंकि हमने इस लूप को 0 से स्टार्ट किया है। यानी अगर ये हमने 5 इंटर किया तो ये 0 से लेकर के 4 तक चलेगा। फिर हमने यहाँ पे फिबोनाची को कॉल कर लिया है, तो जैसे फिबोनाची कॉल होगा, सपोज करिए हमने n की वैल्यू 4 लिया है तो यहाँ पे 4 जाएगा, और जैसे ही हमारा कॉल होगा तो यहाँ पे फंक्शन चला जाएगा 4, और 4 की वैल्यू हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा फिबोनाची 3 प्लस फिबोनाची 2
फिर अगेन ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो ये ऐसे ही बार बार इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। फिर फिबोनाची 3 हमारा जो कॉल होगा तो ये हमारा हो जाएगा फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1, और उसके बाद फिर फिबोनाची 2 कॉल होगा तो वो हो जाएगा फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0। तो ये 0 और 1 की वैल्यू यहाँ से ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, और इसी तरह ये भी हमारा स्प्लिट हो जाएगा, और फाइनल जो हमारी बेस वैल्यू है वो यहाँ पे फीड होगी और वैल्यू रिटर्न होकर के यहाँ पे हमारा जो फिबोनाची होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। एक हमने वीडियो बनाया स्पेशल प्रोग्राम के नाम से, उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज सबके प्रोग्राम हमने बता रखे हैं डिटेल में। उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट आर नॉट शॉर्टेड एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे हर एक लिंक लिस्ट को हम एज अ नोड ट्रीट करते हैं। नोड के हमारे 2 फील्ड होते हैं, डेटा एंड एड्रेस फील्ड। ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसलिए हम इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं। ये हमारे 4 तरीके के होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डॉबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में हमारा डेटा होता है एंड देन उसके बाद हमारा पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। देन दूसरे में हमारे डेटा रहेगी नोड में, देन नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, जो लास्ट नोड रहेगा उसके एड्रेस में हमारा नल स्टोर होगा क्योंकि इसके बाद कोई भी नोड नहीं है। तो ये हमारे सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से डॉबली लिंक लिस्ट में हमारा दोनों तरीके से ट्रैवर्सल हो सकता है, लेफ्ट से भी एंड राइट से भी। तो यहाँ पे हमारे नोड के अंदर 3 फील्ड हो जाते हैं। पहला हमारा प्रीवियस एड्रेस होता है, दूसरा डेटा होता है, तीसरा हमारा नेक्स्ट एड्रेस होता है। तो जब इधर से ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट एड्रेस से नेक्स्ट नोड पे जाएंगे और लास्ट वाले नोड में हमारा नल स्टोर हो जाएगा। जब इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस एड्रेस के थ्रू हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंटर होता है सिंगल एंड डॉबली दोनों लिंक लिस्ट में, जो कि हमारे वेरी फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जहाँ पे हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर नल स्टोर किया था लास्ट में, वहां पे हम फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करा देते हैं, तो ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। जो हमने डॉबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें लास्ट में जहाँ पे हमारा नल स्टोर, वहाँ पे हम फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर देते हैं, और जो हमारा फर्स्ट नोड था उसमें लास्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा डॉबली लिंक लिस्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। जब भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसका फिगर जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट इसी में एक और पार्ट दिया गया है मैक्रोज। मैक्रोज आर द पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज गिवन सम नेम। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्री प्रोसेसर जब भी हम यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं हैज़ डिफाइंड, और किसी भी वेरिएबल नेम को हम या तो वैल्यू से या किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है हैज़ डिफाइंड टोकन वैल्यू, तो यहाँ पे हमने सपोज करें टोकन की जगह लिखा पाई और इसकी वैल्यू को हम 3.14 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आर्गूमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है हैज़ डिफाइंड FOO A, और इस यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया A+B से। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन CR, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं R मल्टीप्लाइड बाई R से, यानी FUNCR जहाँ पे भी आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई R से। Preprocessor are the microprocessor program which process the source code before the compilation। यहाँ पे देखिए एक हमने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने हैज़ डिफाइंड पाई स्पेस 3.14 लिखा है, और यहाँ पे हमने लिखा है एज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पाई की वैल्यू 3.14 से रिप्लेस हो जाएगी और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यही हमारा जो है मैक्रोज है पाई। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं और कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द डिजिटल कंप्यूटर विद प्रॉपर आर्किटेक्चर। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच टेक्स इनपुट डेटा यूजिंग इनपुट यूनिट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस द आउटपुट यूजिंग आउटपुट यूनिट। डिजिटल कंप्यूटर को हम डिजिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 0 एंड 1 को ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारा पावर कंप्यूटर के अंदर ऑन एंड ऑफ, इट मीन्स 0 एंड 1 के फॉर्म में ही स्टोर हो सकता है। ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0, इसीलिए हमारा ये 0-1 डेटा ही इस एक्सेप्ट करता है, और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। हमारे डिजिटल कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, CPU एंड मेमोरी। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर बना हुआ है डिजिटल कंप्यूटर का। इसमें इनपुट यूनिट के थ्रू हम इनपुट को देते हैं, और ये हमारा CPU है। CPU के हमारे फर्दर 2 पार्ट होते हैं,
ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। इसके अलावा दो और हमारे पार्ट्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, वो हमारे होते हैं एक्यूमुलेटर एंड GPR। इसके अलावा आउटपुट यूनिट का काम ये है कि जो भी हमारा प्रोसेस होकर के आउटपुट आ रहा है उसको शो करने के लिए हम आउटपुट यूनिट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है मेमोरी। मेमोरी में हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब सबको एक एक को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले है इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। आउटपुट यूनिट के थ्रू जो भी हमारा डेटा प्रोसेस होकर के आया है उसको शो करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। इसके एग्जांपल है CRT, LCD, LED, प्लाज्मा, प्रिंटर, स्पीकर। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्लॉटर और प्रिंटर में क्या डिफरेंस है। तो प्लॉटर हमारा यूज होता है लार्ज डेटा शीट या मैप के लिए, जबकि हमारा प्रिंटर A4 साइज के डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सेकेंड पार्ट है हमारा CPU। CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और इसके अंदर सारी डेटा हमारी प्रोसेस होती है। CPU के फर्दर हमारे दो पार्ट होते हैं ALU एंड CU। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ALU के अंदर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे एंड और नॉट, ये सारे ऑपरेशन हमारे लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन हमारे आंसर ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में देते हैं। दूसरा है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि वेरियस ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। यानी ये ओवरऑल सारे टास्क को कंट्रोल करने के काम आता है। इसके अलावा CPU के दो और पार्ट होते हैं एक्यूमुलेटर एंड GPR। एक्यूमुलेटर के अंदर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू स्टोर होती है किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन की एंड GPR के अंदर हमारा टेम्पोररी रिजल्ट स्टोर होता है। अगला हमारा थर्ड पार्ट है मेमोरी। मेमोरी को हम स्टोरेज भी बोलते हैं। ये हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। दो तरीके का ये होता है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होता है क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन CPU से होता है और इसको दो भाग में फर्दर कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोररी एंड परमानेंट, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी क्योंकि जैसे ही हमारा पावर ऑफ होता है जो भी डेटा इसमें स्टोर होती है वो वॉस्ट हो जाती है। ये दो तरीके का होता है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस पे हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि पावर चाहे कटे या रहे हमारी डेटा कभी भी वॉश नहीं होती है। रोम में केवल हम रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे इसको तीन भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं और इसको हम जनरली बैकअप लेने के लिए यूज करते हैं। ये डायरेक्टली हमारा CPU से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए स्लो होता है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसकी साइज हमारी लार्ज होती है क्योंकि इसका यूज हम बैकअप के लिए करते हैं। इसके एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। अगला हमारा एक और मेमोरी होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप का मेमोरी होता है जो कि CPU के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में एक और टॉपिक हमने कवर किया है, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर। दे आर CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एल्गोरिथम। राइट द एल्गोरिथम फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स एंड ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम हमारा होता है किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप लिख देना, वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। इट मींस एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने प्रोग्राम सबसे पहले लिखा हुआ है, 3 नंबर लिया हुआ है, यहाँ चेक किया है अगर A की वैल्यू B से एंड A की वैल्यू C से बड़ी है देन यहाँ पे हमारे A बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया। इट मीन जब दोनों कंडीशन हमारे सही रहेंगे तभी ये हमारा। इसके बाद हमने एल्स इफ लिखा है, अगर B की वैल्यू A से एंड B की वैल्यू C से बड़ी है देन हमारा B बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका एल्स लिखा है और लिखा है
कि हमारा सी बड़ा है। ये कंडीशन फेल होती है और बी वाली ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो बी बड़ा होगा। अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है तो सी बड़ा होगा। यहाँ पे हमने इसका फ्लो चार्ट बना रखा है। हमने स्टार्ट किया है, इनपुट कराया 3 वैल्यू को ए बी सी। यहाँ पे चेक किया है क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ये ट्रू है देन ये इधर आएगा और चेक करेगा ए की वैल्यू क्या सी से भी बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ए बड़ा हो जाएगा, अगर ये फेल होगा तो सी बड़ा हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारा कंडीशन फेल हो जाता है ए इज ग्रेटर देन सी, देन हमारा ये कंडीशन चेक होगा और यहाँ पे चेक होगा बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू होता है देन हमारा बी बड़ा होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा सी बड़ा हो जाएगा और सबको ला करके हम स्टॉप कर देंगे। इसका देखिए एल्गोरिथम भी हमने लिखा है। सबसे स्टार्ट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को एंटर करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ये ट्रू होगा देन हम चेक करेंगे कि ए की वैल्यू क्या सी से भी बड़ी है। अगर ये ट्रू होगा तो ए बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज सी बड़ा हो जाएगा। अगर पहला वाला कंडीशन फॉल्स होता है देन हम चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू सी से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो बी हमारा बड़ा होगा, अदरवाइज सी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ operator precedence and associativity with example. Operator precedence means operator priority and associativity means होता है कि ऑपरेशन हमारा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा या राइट टू लेफ्ट। अगर हम सिंपल बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे ब्रैकेट्स की होती है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड की होती है, देन प्लस माइनस की होती है एंड देन इक्वल्स टू की होती है। इट मीन्स अगर किसी ऑपरेशन में हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस एक साथ आया है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हमारा परफॉर्म होगा। यहाँ पे हमने एक बना रखा है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे हम लिखा है 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। 200 डिवाइड बाई 10 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे सेम पीरियोडिटी के आए हुए हैं जैसे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तो जो पहले लेफ्ट टू राइट में आएगा वही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 10 की वैल्यू 20 आ जाएगी। फिर हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। अब 100 प्लस 20 हमारा आया हुआ है तो ये एग्जीक्यूट होगा 120 हो जाएगा और 30 सब्ट्रैक्ट होकर के 90 आंसर आ जाएगा। यानी ये लेफ्ट टू राइट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रायोरिटी जिसकी हाई है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर सेम प्रायोरिटी है तो जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है राइट अ सी प्रोग्राम डिस्कस ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट. If we have multiple choices, then we use switch statement. स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम केस नंबर पास करते हैं और हमने स्विच के अंदर मल्टीपल केस बनाए रहते हैं। जिस केस नंबर से वो मैच करता है वो केस हमारा एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी भी केस नंबर से वो मैच नहीं करता है देन हमारी डिफ़ॉल्ट जो हमने बना रखा है वो एग्जीक्यूट होता है। ये इसका सिंटैक्स है। देखिए ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन है। जैसे ही ये करेक्ट होगा वो वाला केस नंबर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर एक केस नंबर के बाद हमने ब्रेक लगा रखा है। अगर हम ब्रेक यहाँ पे नहीं लगाएंगे देन ये क्या करेगा, सारे केस नंबर को एक के बाद एग्जीक्यूट करता जाएगा। अगर ब्रेक लगा देंगे तो पर्टिकुलर वही हमारा स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए ब्रेक की इंपॉर्टेंस हमारे स्विच स्टेटमेंट में होती है। तो मैं स्विच के अंदर हमने 1 पास किया तो ये हमारा केस 1 मैच प्रिंट होकर के आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा और इसके आगे के स्टेटमेंट हमारे प्रिंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2D मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ट्रांसपोज से एक प्रोग्राम जरूर पूछता है। इसके भी फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले 2 मैट्रिक्स लेंगे A एंड B एंड थर्ड मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करेंगे। इसके अलावा R, C, रो एंड कॉलम की वैल्यू को लिया है। I, J, K हम लूप चलाने के लिए वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले रो एंड कॉलम की वैल्यू को हम इंटर कर लेंगे, देन हम पहले मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर करेंगे। पहला हमने रो के लिए चलाया, दूसरा कॉलम के लिए चलाया एंड यहाँ पे A, I, J पहले मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर कर लिया, देन इसी तरीके से सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर कर लिया। अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमको यहाँ पे रो एंड कॉलम वाला लूप चलाने के बाद इसके अंदर हमने लिखना है मल्टीप्लिकेशन आई जे इज इक्वल्स टू 0 और इसके बाद एक और लूप चलाना है के का। ये लूप हमारा 0 से लेकर के के लेस देन सी तक चलेगा, के प्लस प्लस, और इसके अंदर हम फॉर्मूला लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन आई जे इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाइड बाई बी के जे। उसके बाद हम रिजल्टेंट को मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट ऑफ एन एरे यूजिंग एरे पासिंग ऑफ फंक्शन।
हमको क्या करना है कि एक एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट्स कौन सा है इसको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक हमने एरे ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हमने 5 इंटर कर लिए और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मैक्स एलिमेंट और इसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है मैक्स एरे एरे कॉमा 5। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमने एक लूप चलाया है आई का 1 से लेकर के आई लेस देन n तक और इसके अंदर चेक किया है एरे आई ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे एरे आई की वैल्यू को मैक्स एलिमेंट में स्टोर करा देंगे। इट मीन्स जो एरे हम लेंगे पहले पोजीशन के एलिमेंट को हम मान लेंगे कि वो बड़ा है और उसका कंपैरिजन हम सारे एलिमेंट से करेंगे। अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा होगा तो उसको हम मैक्स एलिमेंट में स्टोर करा देंगे। तो जैसे ही लूप ये ख़त्म होगा जो हमारी वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन शॉर्टिंग, एक्सप्लेन द बबल शॉर्ट टेक्निक एंड राइट द सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल शॉर्टिंग। शॉर्टिंग इज अ प्रोसेस टू अरेंज एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। बबल शॉर्टिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे एक एरे ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे, नंबर ये बताएगा कि एरे की साइज़ क्या है, एक्स वाई हम लूप को चलाने के लिए लेंगे और टेम्प एक वेरिएबल ले लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या नम को हम इंटर करा देंगे, देन एरे के एलिमेंट्स को इंटर करा देंगे। एक्स का हमने लूप चलाया एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स लेस देन नंबर और एक्स प्लस प्लस और यहाँ पे स्कैन ऑफ कर दिया एंड एरे एक्स, यानी हम सारे एरे के एलिमेंट्स को एंटर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 2 लूप चलाएंगे। पहला जो लूप चलेगा वो चलेगा एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के एक्स लेस देन नम -1 एक्स प्लस प्लस और इसके अंदर जो हमारा वाई वाला लूप चलेगा वो चलेगा वाई इक्वल टू 0 वाई लेस देन नम -x-1 एंड वाई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम चेक करेंगे एरे y इज ग्रेटर देन एरे y प्लस 1, देन हम क्या करेंगे स्वैपिंग कर देंगे। इट मीन्स हम सबसे पहले जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम का लूप चलाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर एक और लूप चलाएंगे जो लूप हमारा नम -x-1 तक चलेगा और इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर एरे y की वैल्यू एरे y प्लस 1 से बड़ी होगी देन हम एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। इस तरीके से जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होगा तो हमारा ये जब हम प्रिंट कराएंगे x की वैल्यू 0 से लेकर के x लेस देन नम x प्लस प्लस, तो ये हमारा शॉर्टेड एरे प्रिंट होकर के आ जाएगा। बबल शॉर्टिंग के एग्जाम्पल और एल्गोरिथम का भी फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फाइल, राइट द मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग, राइट अ प्रोग्राम इन C टू राइट मल्टीपल लाइन टू अ टेक्स्ट फाइल। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल हमारे 2 तरीके के होते हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, इसमें हम स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं। बाइनरी फाइल में हमारा 0-1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है। हमारे मोड्स जो होते हैं वो रीड राइट अपेंड मोड्स होते हैं। हम फाइल को अगर ओपन करना है तो एफ ओपन का यूज़ करेंगे, फाइल को क्लोज करना है तो एफ क्लोज का यूज़ करेंगे। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक फाइल पॉइंटर लिया है fptr और यहाँ पे वेरिएबल ij लिए हैं। उसके बाद कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग लिया है जिसकी साइज़ 100 है और कैरेक्टर टाइप का एक f नेम लिया है जिसकी साइज़ 20 है और इसके अंदर हमने test.txt स्टोर कराया है। फिर हमने लिखा राइट मल्टीपल लाइंस इन टेक्स्ट फाइल एंड रीड द फाइल। उसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, इनपुट द नंबर ऑफ लाइंस टू बी रिटन और उसकी संख्या को n में हम स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम fptr इज इक्वल्स टू f ओपन f नेम कॉमा w करेंगे। इट मीन्स फाइल को ओपन करके f नेम और उस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लूप चलाएंगे i की वैल्यू 0 से लेकर के i लेस देन n+1 तक और यहाँ पे हम f गेट्स के अंदर str कॉमा साइज ऑफ str कॉमा std इन पास करेंगे और f पुट्स के थ्रू str की वैल्यू को हम fptr में स्टोर करते रहेंगे। जब ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी देन हम f क्लोज करके fptr को बंद कर देंगे और उसके बाद हमको रीड करना है तो हम फिर से लिखेंगे fptr इक्वल्स टू f ओपन f नेम कॉमा r और यहाँ पे हम लिखेंगे str1 इज इक्वल्स टू f गेट c fptr। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक str1 इज नॉट इक्वल्स टू eof हो जाएगा। eof मीन्स एंड ऑफ फाइल और ये हमारा इसके अंदर जब तक ये एंड नहीं होता ये हमारा काम होता रहेगा printf %c str and str printf %c str1 and str1 is equals to f gets fptr और उसके बाद फिर हम fptr को क्लोज कर देंगे।
Next question is define calloc function. Write the program to print the sum of element initialized at the dynamic memory allocated by the user. तो यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज हम रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम malloc एंड calloc का यूज़ करते हैं। calloc मतलब कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, और calloc के अंदर हम दो आर्गुमेंट को पास करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके लिए हमने stdlib.h हेडर फाइल इंक्लूड करा है क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया है malloc के थ्रू n मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंटीजर i, और इसके बाद फॉर लूप चलाया है i की वैल्यू 1 से लेकर के i लेस देन n तक, और स्कैन ऑफ कर दिया है एरे प्लस i को। इसके बाद हमने एक और फॉर लूप चलाया है i की वैल्यू 0 से लेकर के i की वैल्यू लेस देन n तक, और इसके अंदर क्या है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARRI, यानी सारे एलिमेंट्स हमारे जुड़ते जाएंगे। लूप बंद करने के बाद इस एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा देंगे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड फाइल हैंडलिंग से एक प्रोग्राम जरूर पूछता है। तो होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमने सी लैंग्वेज के सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन एंड मॉडल पेपर का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। अगर आप पीपीएस का पेपर देने जा रहे हैं देन गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।